हेलो दोस्तों, आज हम लोग मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था। बाबर एवं हुमायूं ने पहले से चली आ रही मुद्रा व्यवस्था को अपनाया। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुखी तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए। काबुल में शाहरुखी तथा कंधार में बाबरी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह ने सोने का अशरफ, चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम जारी किया। रुपये एवं दाम का विनिमय एक्सचेंज अनुपात 64:1 था। दाम आम प्रचलित सिक्का था। अधोला, पावड़ा, जीतला तथा दमड़ी भी तांबे के सिक्के थे। शेरशाह के राज्य में 23 टकसालें थीं, जहां पर इन सिक्कों का निर्माण किया जाता था। अकबर ने मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप दिया। उसने सोने, चांदी और तांबे के विभिन्न तोल एवं मूल्यों के सिक्के चलाए और उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया। उसके एक सिक्के पर एक तरफ अल्लाह हो अकबर तथा दूसरी तरफ टकसाल का नाम लिखा है। चांदी के एक सिक्के पर एक तरफ धनुर्धारी राम तथा दूसरी तरफ राम व सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं तथा देवनागरी में राम सिंह शब्द भी अंकित है। इन सिक्कों पर अकबर ने असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। अधिकांश सिक्के गोल थे किंतु चौकोर भी थे। बादशाह का नाम, टकसाल का नाम जारी किया गया। वर्ष एवं कुरान की आयतें सिक्कों पर अंकित की जाती थीं। अकबर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित नहीं कराई। यहाँ पर अकबर कालीन सोने के सिक्के से संबंधित स्पेशल फैक्ट है। संसब, यह अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जो 101 तोला के लगभग था। मुहर, सोने का यह सिक्का मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित था। इलाही, यह सोने का गोलाकार सिक्का था जिसका मूल्य 10 रुपए के बराबर था। इनके अतिरिक्त रहस, अत्याह, विंसात, चगुल तथा लाल ए जलाली भी सोने के सिक्के थे। अकबर द्वारा जारी चांदी के सिक्के थे चौकोर रुपया एवं जलाली। जलाली चौकोर आकार का था। तांबे के दाम एवं जीतल नामक सिक्के थे जिसकी कीमत रुपए का 40वां भाग थी। एक दाम में 25 जीतल होते थे। जहांगीर कालीन सिक्के मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ सिक्के थे। अपनी आकृति सिक्कों पर खुदवाने वाला वह प्रथम मुगल शासक था। कौन? जहांगीर। उसके कुछ सिक्कों पर नूरजहां का नाम भी अंकित था। कुछ सिक्कों पर हिंदू राशि चक्र अंकित था। जहांगीर के सिक्कों में निसार, नूर अफसा व खैर काबुल प्रमुख हैं। निसार चांदी का सिक्का था। जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित थी। शाहजहां ने रुपए एवं दाम के बीच एक सिक्का आना चलाया। आना नामक एक सिक्का चलाया। किसने? शाहजहां ने। 1 रुपए में 16 आना होता था। शाहजहां एवं जहांगीर के कुछ सिक्कों पर पद्यात्मक आख्यान प्राप्त होते हैं। औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया। उसके कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बकी शाह बाई द्वारा रचित पद्य अंकित है। कुछ सिक्कों पर ध्रुपद के पद भी अंकित हैं। मुगल काल में सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब के काल में थी। अबुल फजल के अनुसार 1595 ईस्वी में सोने के सिक्के ढालने के लिए 4 और चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालें साम्राज्य में लगाई गई थीं। मुगल काल में यदि कोई सिक्का ढलवाना चाहता तो 5 या 6% ढलाई के पारिश्रमिक के रूप में देना पड़ता था। मुगल कालीन आर्थिक जीवन के विषय में यहाँ हम देखेंगे। मुगल काल में कृषि का विकास एवं विस्तार हुआ। मुगल शासकों विशेषकर अकबर ने कृषि को विकास हेतु अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए, जैसे बंजर भूमि पर खेती हेतु भू राजस्व में छूट अथवा किसानों को ऋण देना। कृषि तकनीक, उपकरण अथवा पद्धति में कोई विकास नहीं हुआ।
आईने अकबरी से खरीफ की 25 तथा रबी की 16 फसलों तथा उनसे प्राप्त राजस्व की सूचना मिलती है। पलसार्ट के विवरण के अनुसार सर्वोत्तम नील बयाना भरतपुर तथा सरखेज ये गुजरात में है में पैदा होती है। तंबाकू 1604 अथवा 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया पौधा था। कौन सा? तंबाकू। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। आलू तथा मिर्च भी पुर्तगाली लाए थे। इसी काल में मक्का जो कि अमेरिका की फसल है वो भी भारत में आई थी। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह मुगल दरबार में अकबर के काल में पहुंचा। मुगलों ने खेती के सुधार एवं विस्तार हेतु किसानों को तकावी नामक ऋण दिया। कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया। ये तरीका वनकटी कहलाया। शाहजहां के काल में मुगल काल का सबसे भयावह अकाल भी पड़ा था। इससे निपटने के लिए शाहजहां ने रावी से लाहौर तक नहर ए फैज नामक नहर भी बनवाई। साथ ही उसने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित नहर ए साहिब की मरम्मत रिपेयरिंग करवाकर उसे नहर ए शाह नाम दे दिया। मुगलों द्वारा एक केंद्रीकृत विशाल साम्राज्य स्थापना ने व्यापार वाणिज्य के विकास को भी बढ़ावा दिया तथा यातायात मुद्रा व्यवस्था के विकास तथा यूरोपीय व्यापारियों से बढ़ते संपर्कों ने इसे बल प्रदान किया। चटगांव, चौल, बसीन, सोनारगांव, चटगांव, चोन नागापट्टनम आदि प्रसिद्ध बंदरगाह थे तथा लाहौर से काबुल एवं मुल्तान से कंधार निर्यात हेतु प्रमुख स्थल मार्ग थे। बंदरगाह का मुख्य अधिकारी शाह बंदर कहलाता था। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे उन्नत था। सूती वस्त्रों का भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग प्रारंभ करवाया तथा खेतड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है तथा मध्य भारत में तांबे का उत्पादन होता था, जबकि हीरे की खानें गोलकुंडा एवं छोटा नागपुर में स्थित थीं। गोलकुंडा से ही विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर प्राप्त हुआ था, जिसे मीर जुमला यानी मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को भेंट दिया था। रेशम का उत्पादन कश्मीर एवं बंगाल में होता था। अकबर ने कश्मीर के रेशम पर राज्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया था। गुजरात के रेशमी वस्त्र सर्वश्रेष्ठ थे। यहाँ पर हम देखेंगे मुगल कालीन समाज। मुगल काल में अधिकांश लोग गांवों में रहते थे तथा शहरों में लगभग 15% जनसंख्या का विकास था। शहरों की जनसंख्या मिश्रित प्रकार की थी, जिसमें कुलीन, राजकीय अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, धार्मिक वर्ग, पेशेवर जैसे चिकित्सक, न्याय व्यवस्था से संबद्ध लोग, कलाकार आदि शामिल थे। राजधानी में सबसे बड़ी संख्या सैनिकों तथा सम्राट एवं कुलीनों के सेवकों की थी। बर्नियर ने शाहजहां के शिविर में 3 से 4 लाख लोगों की उपस्थिति का अनुमान लगाया था। शहरी जीवन में भारी विषमता व्याप्त थी तथा अमीरों को जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, वहीं आम लोगों तथा गरीबों का जीवन काफी कठिन था। बारबोसा के तथा डेला वैले सूरत के व्यापारियों की शानो शौकत पूर्ण जीवन शैली की चर्चा करता है। वहीं विजयनगर के लोगों के बारे में बारबोसा ने लिखा है कि लोगों के शरीर के मध्य भाग के अलावा बाकी पूरा शरीर नग्न रहता था। लिंसोस नामक व्यक्ति 1580 ईस्वी में गोवा के सामान्य लोगों की अत्यधिक गरीबी की चर्चा करता है। वस्तुतः सल्तनत एवं मुगल काल में संसाधनों के अत्यधिक केंद्रीकरण के चलते जहां शासक तथा कुलीनों के पास अपार धन एकत्र हुआ, वहीं सर्वसाधारण का जीवन दुष्कर होता गया। मुगल कालीन वर्ग के विषय में देखेंगे। ग्रामीण वर्ग पहले। स्थानिक, ये गांव के मूल निवासी थे। ये थानी, स्थलवाहक, मीरासी, गवेती आदि कहलाते थे। रियायती, स्थानिक किसानों का एक वर्ग जो राजस्व अदायगी में छूट
पाता था उसे रियायती कहते थे। खुद काश्त किसान यह जमीन का मालिक होता था तथा अपनी जमीन में स्वयं खेती करता था अथवा मजदूरों द्वारा खेती करवाता था। ये स्थानिक बिरादरी का संचालक भद्र लोक वर्ग था। ये प्रायः रियायती किसानों के वर्ग में आते थे। रैयती ये भी स्थानिक किसानों का एक वर्ग था जो राजस्व अदायगी में कोई छूट नहीं पाता था। यह किसानों का आम वर्ग था। कौन सा? रैयती। रैयती मालिक रैयती किसानों का एक वर्ग जो जमीन का मालिक था तथा अपनी जमीन पर खुद खेती करता था। इन्हें मालिक या धनी भी कहते थे। किसको? रैयती मालिक को मालिक या धनी भी कहते थे। अगला है रैयती पट्टीदार। ये रैयती किसानों का एक वर्ग था। इन्हें पालती या फिर पट्टीदार भी कहा जाता था। ये बंजर अथवा छोड़ दी गई जमीनों पर खेती करते थे अथवा भूस्वामियों के खेतों पर खेती करते थे। ये प्रायः बटाई के आधार पर खेती करते थे। जमीन के मालिक को लगान देते थे। कई बार इन्हें पट्टा दिया जाता था। अगला है पाही। ये गांव के मूल निवासी होते थे। प्रायः बंजर अथवा उजाड़ जमीनों को बसाने के लिए बाहर से आते थे। प्रायः इन्हें जमीनों का पट्टा दिया जाता था जो प्रारंभ में रियायती दरों पर होता था। कुछ पीढ़ियों बाद ये स्थानिक किसानों में शामिल हो जाते थे। मजूर भूमिहीन लोग जो किसान नहीं थे, काम करते थे तथा मजदूरी पाते थे, उसे मजूर कहते थे। बलूतेदार गांव के लिए कई तरह के जरूरी काम करने वाले सेवा वर्ग के लोग। इन्हें गांव की पैदावार में से एक निर्धारित हिस्सा मिलता था। इस निर्धारित हिस्से को बलूता कहते थे। महाराष्ट्र में बलूतेदारों की 12 किस्में थीं। ये मजदूर से अलग थे, जैसे धोबी, नाई, लोहार, बढ़ई आदि। मलूतेदार इस वर्ग के लोग ना तो गांवों के अभिन्न अंग थे, ना ही सर्वत्र पाए जाते थे। इस वर्ग के कुछ एक लोग कभी कभी बड़े गांवों में मिलते थे। इनमें शामिल थे जैसे सुनार, दर्जी, भिस्ती, पुरोहित या ढोलची, गायक आदि। इन्हें पैदावार का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा मिलता था या कुछ जमीन दे दी जाती थी। अगला है भूमिहीन या सेवक वर्ग। इस वर्ग के लोग कमीन या निम्न श्रेणी के माने जाते थे। इनमें दलितों का बड़ा अनुपात था, रेशियो था। अगला है किसान वर्ग। आसामी बड़े किसान थे। आसामी आमतौर पर बड़े गांवों में ही ये होते थे तथा किसानों की आबादी में ये 5 से 10% तक उपस्थित थे। मझोले किसान अधिकतर किसान इसी वर्ग से संबंध रखते थे। गरीब इन किसानों को गरीब कहा जा सकता था। किसानों की आबादी में से 15 से 30% थे तथा इनके पास जमीन और कृषि के अन्य साधन नहीं थे। पावना वो शुल्क था जो जमींदार लगान वसूली के लिए लेते थे। पावना यानी तब जब वो मातहत के रूप में काम करते थे। ये शुल्क या तो वो सीधे किसानों से लेते थे या राज्य उन्हें अदा करता था। इन्हें अन्य महसूल लगाने की भी छूट मिली थी। पावना, मलिकाना, नानकार सभी कमीशन थे जो राजस्व वसूलने वाले को मिलते थे। राजस्व वसूलने के लिए जमींदारी की कुल मांग अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो सकती थी। केंद्र चाहता था कि जमींदार पावना और राजस्व एक साथ वसूलें। फिर राज्य जमींदार को या तो नगद पावना दे या राजस्व मुक्त भूमि दे दें। जब पावना को राजस्व के साथ वसूला जाता था तो पावना 10% निर्धारित किया जाता था। ये मालिकाना कहा जाता था। अगला है नानकार। मालिकाना की अदायगी नकद हो सकती थी तथा भू राजस्व मुक्त भूमि के रूप में भी ऐसी जमीन नानकार कर कहलाती थी। तालुका जमींदार को कभी कभी अपने इलाके से बाहर भी भू राजस्व एकत्र करने की जिम्मेवारी मिलती थी। ऐसे इलाकों को तालुका कहते थे। गांव में सभी किसान जमींदारों के नियंत्रण में नहीं आते थे। बहुत से
बहुत से खुद कास्त किसान थे जो भौतिक संसाधनों से युक्त थे तथा आदमी भी जुटा सकते थे। किसान कृषिदास नहीं थे तथा जमींदार किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता था। ये किसानों का अधिकार था कि वो अपनी जमीन त्याग दें या उस पर कायम रहें। जमींदार चाहते थे कि किसान अपनी जमीनों पर खेती करते रहें। अगला है कला तरान। कला तरान यह ग्राम पंचायत में स्थानिक किसानों में से चुना गया वर्ग था। जमीन ग्रामीण बिरादरी की नहीं व्यक्तिगत होती थी तथा उस पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता था। जमींदार शब्द का प्रयोग 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इसमें तरह तरह के अधिकार एवं विशेषाधिकार शामिल थे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, इसके उपज की दृष्टि से जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था और अपनी जमीन में खेती करता था, जमींदार कहलाता था। मुगल काल में वह व्यक्ति जो कस्बे या गांव की जमीन का मालिक होता था, साथ में खेती भी करता था, यानी बड़ी जमीन का किसान, मालिक खेती करने वाला मालिक, जमींदार कहलाता था। जमींदारी एक अधिकार था, ऐसा अधिकार जो आम किसानों से अलग तथा उससे ऊपर के ग्रामीण वर्ग का था। स्वशासी राजा वो थे जो शासक यानी केंद्रीय सत्ता में को पेशकश अदा करते थे। ये अपने नियंत्रण क्षेत्र में किसानों पर लगान लगाने तथा उनकी वसूली करने को स्वतंत्र थे। जमींदार स्वशासी राजा या सरदार बनना चाहते थे, जबकि शासन केंद्र चाहता था कि उन्हें राजस्व वसूलने वाला जमींदार बना लिया जाए। यहाँ पर हम सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राम तथा सीता की प्रतिमाओं वाले सिक्के किसने चलाए? अकबर ने, रणजीत सिंह ने, या फिर जैनुल आबिदीन ने अथवा शेरशाह सूरी ने? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, राम तथा सीता की प्रतिमाओं वाले सिक्के अकबर द्वारा चलाए गए थे। तो इस प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट व सूची सेकंड। स्थानिक, रियायती, रैयती और पाही। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। स्थानिक गांवों के मूल निवासी कहलाते थे। रियायती भू राजस्व में छूट पाने वाले व्यक्ति होते थे और रैयती बाहर से आने वाले किसान तथा पाही किसानों का आम वर्ग ये कहलाता था। तो इसका हो जाएगा बिंदु संख्या 2। तो इसमें विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा या फिर कौन से सही हैं? मुगलों ने खेती के विस्तार हेतु तकावी नामक ऋण दिया। शाहजहां के समय मुगल काल का सबसे भयानक अकाल पड़ा। मुगल काल में सबसे उन्नत उद्योग वस्त्र उद्योग था। खेतड़ी रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं कूट के माध्यम से। प्रश्न संख्या 3। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था रुपया, दाम, टंका या फिर शमसी? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दाम। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। अब हम यहाँ पर मुगल काल में सरकार एवं प्रशासन से संबंधित फैक्ट के विषय में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है, अकबर ने गुजरात विजय के बाद प्रशासन का पुनर्गठन किया। मुगल कालीन प्रशासनिक ढांचा सल्तनत कालीन व्यवस्था पर आधारित था। साथ ही इसमें हिंदू प्रशासनिक संस्थाओं का भी समावेश हुआ। इसमें मंगोल परंपराओं एवं अकबर के व्यक्तित्व का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इस काल की सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों ने भी सरकार एवं प्रशासन को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने में भूमिका निभाई थी। मुगल प्रशासन मूलतः दिल्ली सल्तनत की परंपराओं एवं संरचना पर आधारित था। इस पर मुगलों की
अपनी परंपराओं एवं मान्यताओं का प्रभाव पड़ा। मुगल मान्यताओं ने सरकार को उदार स्वरूप दिया, साथ ही शासक की सर्वोच्च स्थिति पर विशेष बल दिया गया। अकबर ने पहले से चली आ रही व्यवस्था का पुनर्गठन किया और उसमें कुछ नई विशेषताएं जोड़ी। विभागों का स्पष्ट रूप से विभाजन करके उनके कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए। अंकुश एवं संतुलन की युक्ति अपनाते हुए कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि विभाग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, साथ ही एक दूसरे को संतुलित करें और समर्थन दें। कागजी सरकार के विषय में समझेंगे। प्रशासन से संबंधित नियम समय समय पर बनाए गए तथा इन नियमों को संकलित किया जाता रहा। अंततः इन नियमों का संकलन दस्तूर उल अमल या फिर नियम संहिता के रूप में सामने आया। मुगल सरकार को कागजी सरकार, पेपर गवर्नमेंट कहा गया है, क्योंकि सभी घोषणाएं, आदेश, नियम आदि लिखित रूप में दिए प्रसारित होते थे। ढेरों नियम विनियम होने के कारण एक शक्तिशाली नौकरशाही शासन व्यवस्था का उदय हुआ। आगे देखेंगे, मुगल प्रशासन आधार रूप में सैन्य तत्वों से युक्त था। सभी मुगल अधिकारी मनसबदारी व्यवस्था के अंग थे तथा उनके वेतन भी मीर बख्शी द्वारा दिए जाते थे। मुगल प्रशासन की एक अन्य विशेषता उदार अथवा प्रबुद्ध निरंकुशता थी, जहां एक तरफ शासक में दैवीय तत्वों का आरोपण करके उसकी निरंकुशता को दृढ़ता प्रदान की गई थी, वहीं दूसरी तरफ न्याय एवं जन कल्याण को उसका कर्तव्य माना गया। मुगल प्रशासन का मूल स्वरूप अरबी, फारसी तथा तुर्क परंपराओं पर आधारित था। साथ ही इसमें भारतीय परंपराएं एवं प्राचीन भारतीय प्रशासन के तत्व भी उपस्थित थे। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन के नमूने पर विकसित किया गया था। अकबर का एक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने प्रांतीय प्रशासन का विकास किया, जबकि जिला उप जिला स्तर पर कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं किया गया। शासक मुगल प्रशासन में शासक की स्थिति सर्वोच्च थी, सुप्रीम थी। वह सरकार की धुरी था, वह सर्वोच्च सेनापति तथा न्याय की सर्वोच्च अदालत था। मुगल बादशाह खलीफा की प्रमुखता नहीं मानते थे तथा अकबर ने इस्लामी कानूनों में से सुविधानुसार किसी को भी चुनने का अधिकार स्वयं को देकर बादशाह की स्थिति को और सुदृढ़ या मजबूत बना दिया। मंत्रिपरिषद सम्राट के प्रशासन के गतिविधियों को सुविधापूर्वक संचालित करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती थी। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे, यानी वकील प्रमुख अधिकारी था, परंतु धीरे धीरे वकील पद निष्प्रभावी होता गया। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का प्रधान था। कालांतर में यानी बाद में अन्य सभी विभागों पर उसका अधिकार हो गया। किसका? वजीर का। वकील, वकील शब्द का अर्थ प्रतिनिधि होता है। इसके कार्य, अधिकार आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे तथा मुख्य रूप से इस पद पर आसीन होने वाले अधिकारी पर निर्भर करते थे। बैरम खां इस पर आसीन होकर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था तथा राजस्व, सैन्य, उच्चाधिकारियों की नियुक्ति आदि मामलों पर उसका नियंत्रण था। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने मुनीम खां को वकील बनाया, परंतु यह पद सरदारों के बीच विद्वेष, ईर्ष्या का कारण बनने लगा। अतः अकबर ने विद्वेष को समाप्त करने तथा किसी व्यक्ति के सर्वशक्तिमान हो जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए वकील पद के अधिकारों को सीमित करके दीवाने वजीरात ए कुल नामक पद राजस्व एवं वित्तीय मामले सृजित किया और वकील पद को मात्र सम्मान सूचक पद बना दिया गया। मुगल प्रशासन के प्रमुख विभाग जैसे दीवान व वजीर। अबुल फजल के अनुसार आय व्यय विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था, जिसे दीवान भी कहते थे। अकबर के काल में सामान्यतः वजीर के लिए दीवान शब्द ही प्रचलित था।
दीवान वित्तीय मामलों में बादशाह का प्रथम सहायक था। वह खजाने की निगरानी करता था तथा हिसाब किताब की जांच करता था। विभिन्न विभागों के वित्तीय अधिकारी यानी दीवान उसके अधीन होते थे। उदाहरण के लिए दीवाने खालिसा शाही भूमि या खालिसा भूमि से संबंधित व्यक्ति होता था। कौन? दीवाने खालिसा। दीवाने तन वेतन तथा जागीर से संबद्ध। मुस्तौफी ये लेखा परीक्षक से संबंधित था और मुशरिफ ये लेखाकार कहलाता था। दीवाने तवजीह सैन्य लेखा जोखा रखता था और दीवाने बयूतात मीर समान विभाग इसके पास होता था। दीवान प्रायः सामान्य पृष्ठभूमि के लोग थे जो अपनी योग्यता के कारण आगे पहुंचे तथा अकबर के करीबी बने। दीवान शब्द वस्तुतः सामान्य पृष्ठभूमि को इंगित करता था। इनके मनसब छोटे होते थे तथा ये प्रायः अहल ए कलम वर्ग से संबंधित थे। अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को इस पद पर नियुक्त किया था। किसको? मुजफ्फर खां तुर्बती को। इसके बाद इस पद पर अनेक योग्य व्यक्ति आसीन हुए, जैसे टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर, एतमादुद्दौला, असद खां आदि। असद खां ये औरंगजेब के काल में दीवान था। इस पद पर सर्वाधिक 31 वर्ष तक आसीन रहा। कौन? असद खां। शाहजहां काल में अफजल खां, इस्लाम खान एवं सादुल्ला खान दीवान के पद पर आसीन रहे। जहांगीर के काल में गयास बेग यानी एतमादुद्दौला दीवान के पद पर रहा। मीर बख्शी यह सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज का प्रमुख होता था। कौन? मीर बख्शी। वस्तुतः दीवान या वजीर को संतुलित करने के लिए पृथक या अलग सैन्य विभाग आवश्यक था। इसके मुख्य कार्य थे सैनिकों की भर्ती करना, सेना एवं घोड़ों की जांच करना व हाजिरी लेना, साथ ही दरबार में मनसबदारों की अर्जियां प्रस्तुत करना तथा मुलाकात करने आए लोगों को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करना। यह गुप्तचर विभाग का भी प्रमुख अधिकारी था तथा वाकिया नवीसों के माध्यम से साम्राज्य भर की सूचनाएं प्राप्त करता रहता था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। मीर बख्शी युद्ध के दौरान सेना का वेतन भी बांटता था। सामान्य समय में यह दायित्व दीवाने तन नामक अधिकारी निभाता था। अगला है पद मीर ए सामा। यह कारखाना प्रभारी था। कारखानों के अंतर्गत भंडार भी आते थे। कारखानों में शाही आवश्यकता पूर्ति हेतु वस्त्र, आभूषण इत्यादि का निर्माण होता था। साथ ही कारखानों में शस्त्र निर्माण भी होता था। यह पद अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति को ही मिलता था। अकबर के काल में इस पद का नाम दीवाने बयूतात था। जहांगीर तथा शाहजहां के काल में इसे मीरे सामा कहा जाने लगा तथा औरंगजेब के काल में इसे खान ए सामा कहा गया। इसके नीचे दरोगा, मुशरिफ आदि अधिकारी आते थे। दस्तूर उल अमल में इसे व्यय का अधिकारी या एक्सपेंसेस का अधिकारी कहा गया है। किसमें? दस्तूर उल अमल में। अगला अधिकारी होता था सद्र उस सुदूर। ये आलिमों का प्रधान था तथा सबसे बड़ा आलिम माना जाता था। यह बादशाह का धार्मिक सलाहकार था तथा शरीयत की व्याख्या करने एवं उसके प्रावधानों को अमल में लाने के लिए बादशाह को सलाम देता था। साथ ही ये जरूरतमंद को मददे मास देने के लिए उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था। मददे मास के अंतर्गत भूमि या नकद दान में दिया जा सकता था। दान की भूमि को जो राजस्व मुक्त होती थी ऐमा अथवा सयूर गाल भी कहा जाता था तथा नकद को वजीफा कहते थे। सद्र उस सुदूर न्याय विभाग का भी प्रमुख था तथा उसे काजी उल कुज्जात भी कहते थे। वह लोगों के आचरण, नैतिक आचार, शिक्षा आदि पर भी कंट्रोल रखता था। अकबर के समय शेख अब्दुल नबी सद्र था तथा वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। बाद में यह स्पष्ट होने पर कि वह स्वयं भ्रष्टाचारी है, करप्ट है तथा कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है, अकबर ने उसे मक्का निर्वासित कर दिया तथा सद्र की शक्तियों में कमी कर दी।
उसने ऐमा को खालसा से अलग करके ऐमा की चकबंदी करवा दी। दान की अमीनों को 6 अलग अलग हलकों में समूहबद्ध करवा के 6 अलग अलग सद्रों के अधीन कर दिया। सद्र से दान देने का अधिकार छीन लिया गया तथा उसके पास सिर्फ दान की सिफारिश करने का अधिकार रह गया। अगला है मुगल काल से संबंधित प्रांतीय प्रशासन। अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में पहले से चली आ रही व्यवस्था ही प्रांतों में लागू रही, जो सल्तनत कालीन व्यवस्था पर आधारित थी। 1580 ईस्वी में साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया। इस कार्य को शाह मंसूर तथा राजा टोडरमल की जोड़ी ने अंजाम दिया था। जहांगीर के समय 15 सूबे ही थे। इसके बाद प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन के अनुकरण पर निर्मित की गई, अर्थात प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का विभाजन सूबों में, सूबे सरकार में, सरकार परगना या महाल में बटे थे। परगने जिला या दस्तूर में बांटे गए थे, जिसके अंतर्गत ग्राम आते थे। सिपह सालार, दीवान, बख्शी आदि प्रमुख अधिकारी होते थे। सिपह सालार अथवा सूबेदार यह प्रांतीय प्रशासन का प्रधान होता था, जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री का पद है। प्रारंभ में यह सिपह सालार कहलाता था तथा कालांतर में इसे सूबेदार कहा जाने लगा। इसे नाजिम भी कहा जाता है। यह प्रांत में सम्राट का प्रतिनिधि था। यह प्रांत में कानून व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, विकास कार्यों, प्रजा के कल्याण आदि के लिए उत्तरदायी था। राजस्व वसूली में प्रांतीय दीवान की सहायता करना भी इसका उत्तरदायित्व था। यह प्रांत में फौजदारी इंसाफ से भी संबंधित था तथा अत्यावश्यक होने की स्थिति में प्राण दंड भी दे सकता था। यह अधीनस्थ शासकों से टैक्स आदि की वसूली भी करता था। इसको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये प्रजा के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, इंटरफेयर न करे। अकबर ने गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों से संधि करने तथा उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था, परंतु अन्य सूबेदारों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। दीवान यह सूबे में दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था। प्रत्येक प्रांत में एक दीवान यानी प्रांतीय दीवान होता था, जो 1595 ईस्वी के बाद से केंद्रीय दीवान की सिफारिश पर नियुक्त होने लगा था। इसके पूर्व सिपह सालार ही प्रांतीय दीवान को नियुक्त करता था, अपॉइंट करता था। 1595 ईस्वी के बाद से दीवान सिपह सालार का मातहत नहीं, सहयोगी जैसा हो गया था। इसके कार्य भू राजस्व तथा अन्य टैक्सेस की वसूली तथा उनका हिसाब किताब रखना, केंद्रीय दीवान को पाक्षिक रिपोर्ट भेजना, दीवान संबंधी मुकदमों का निर्णय करना आदि थे। कृषि के सुधार एवं विस्तार की जिम्मेवारी भी इसी की थी। यह अनुदानों पर नजर रखने का काम भी करता था। अगला पद था मीर बख्शी। इसकी नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी की सिफारिश पर होती थी तथा इसके कार्य भी केंद्रीय मीर बख्शी जैसे ही थे। इसका एक प्रमुख उत्तरदायित्व केंद्रीय मीर बख्शी की प्रांत की समस्त घटनाओं से अवगत कराते रहना था। यह सेना का वेतनाधिकारी नहीं था, जबकि केंद्रीय बख्शी सेना का वेतनाधिकारी या वेतन देने वाला अधिकारी होता था। केंद्रीय बख्शी, किंतु प्रांतीय बख्शी वेतनाधिकारी नहीं होता था। सद्र, यह भी केंद्रीय सद्र जैसे अधिकारों का उपभोग करता था। इसके उत्तरदायित्व भी उसी जैसे थे। अकबर काजियों से संतुष्ट नहीं था, अतः उसने प्रांतों में एक एक मीर अदल न्यायाधिकारी नियुक्त किए तथा काजी को इसका हेल्पर बना दिया, सहायक बना दिया। कोतवाल यह राजधानी तथा बड़े शहरों में नियुक्त होता था तथा नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी इसी की थी। यह माप तौल आदि की जांच भी करता था तथा जुआघर, वेश्यालय आदि पर निगरानी रखता था। अकबर ने वेश्याओं को नगर से बाहर बसा दिया था तथा उस स्थान का नाम शैतानपुरी रखवा दिया था। इस प्रकार प्रांतीय अधिकारी मिलकर एक समूह बनाते थे, जिसका प्रमुख सिपह सालार था।
दीवान, बख्शी, सद्र आदि की पहुंच सीधे केंद्र तक थी तथा ये सिपह सालार के कनिष्ठ होते हुए भी केंद्र के प्रति जवाबदेह थे या रिस्पॉन्सिबल थे। इस प्रकार अंकुश एवं संतुलन की नीति लागू की गई थी। सूबा, इसके विषय में देखेंगे। 1586 ईस्वी में अकबर ने नया प्रयोग करते हुए प्रत्येक प्रांत में 2 सूबेदारों को नियुक्त करना प्रारंभ किया, परंतु इस व्यवस्था से विवाद उत्पन्न होने लगे तथा शीघ्र ही यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यद्यपि साम्राज्य विस्तार के साथ सूबों की संख्या बढ़ती गई। अकबर के अंतिम समय में कुल सूबे 15 हो गए। जहांगीर काल में 15, शाहजहां के काल में 18 तथा औरंगजेब के काल में कुल 20 सूबे थे, परंतु संपूर्ण दक्कन यानी दक्षिणी क्षेत्र के लिए मात्र सर सूबेदार ही नियुक्त होता था। अन्य उच्चाधिकारी थे मीर आतिश, यह शाही तोपखाने का प्रधान था। यह मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। मीर आतिश। अगला है साहिब तौजीह, यह सैनिक लेखाधिकारी होता था, यानी सेना के लेखा जोखा को मेंटेन करता था। साहिब तौजीह। अगला है दीवाने तन, यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। इसे युद्ध के अवसर पर छोड़कर सामान्यतः सेना का वेतन बांटने का अधिकार दिया गया था दीवाने तन को। अगला अधिकारी था दरोगाए डाक चौकी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। यह इसके साथ साथ पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। मीर ए अर्ज, यह बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था, इंचार्ज होता था। मीर ए अर्ज। अगला अधिकारी है मीर ए बहर, यह जल सेना का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना था। मीर ए बहर का। अगला है मीर ए तोजक या मीर ए तुजुक, यह धर्मानुष्ठान का अधिकारी था। कौन? मीर ए तोजक या फिर मीर ए तुजुक। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। मीर ए बर, यह वन विभाग का अधीक्षक था, सुपरिंटेंडेंट था। मीर ए बर वन विभाग का प्रमुख था। नाजिर ए बयूतात या दीवाने बयूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। नाजिर ए बयूतात या फिर दीवाने बयूतात। अगला है वाकिया नवीस, यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। वाकिया नवीस इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है खुफिया नवीस, यह गुप्त पत्र लेखक होते थे जो गुप्त रूप से केंद्र को इंपॉर्टेंट खबरें उपलब्ध कराते थे। खुफिया नवीस। अगला अधिकारी होता था स्वानिध निगार, ये समाचार लेखक होते थे, स्वानिध निगार। और अगला है हरकारा, ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे, हरकारा कहलाते थे। वितिक्वी, अगला अधिकारी जो था उसका नाम था वितिक्वी। अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इनकी नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त यह प्रांतों के भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। यह अमल गुजार के अधीन कार्य करता था। वितिक्वी। अगला है परवानची, ऐसी आज्ञाओं, जो परवाना लेकर जाता था उसको परवानची कहते थे। ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उसको परवानची कहते थे। अगला है मुशरिफ, जो कि लेखाधिकारी होता था। ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुस्तौफी लेखा परीक्षक कहलाता था। यह मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था या उसकी ऑडिट करता था। अंकेक्षक, वर्तमान अंकेक्षक के बराबर इसका पद है अब मुस्तौफी। आमिल, अगला है आमिल। अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष गुजरात, बिहार और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए
नियुक्त किया, जिसे जन साधारण में करोड़ी कहा जाता था। इसको आमिल पद से सुशोभित किया जाता है। मुसद्दी, ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था, अधिकारी था मुसद्दी। अगला है मुहतसिब। मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, साथ ही शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने के लिए मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। मुहतसिब। अगला फैक्ट है मुगल काल से संबंधित, जिसमें देखेंगे जिला सरकार का प्रशासन। प्रत्येक सूबा कई सरकारों जिलों में बटा होता था। मुगल काल में जिले को सरकार भी कहते थे। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, वितिक्षी आदि होते थे। फौजदार यह जिले में सैन्य बलों का प्रधान होता था। इसका कार्य सामान्य प्रशासन चलाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अमल गुजार की भू राजस्व वसूली में सहायता करना आदि इसके कार्य थे। कालांतर में यानी इसके बहुत बाद में इसे न्यायिक अधिकार भी दिए गए। औरंगजेब के बाद यह पद प्रायः आनुवांशिक हो गया या वंशानुगत हो गया। उसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी, यद्यपि उसे सूबेदार की अधीनता में कार्य करना पड़ता था। अगला पदाधिकारी था अमल गुजार। ये मुख्यतः भू राजस्व का निर्धारण एवं लगान वसूली का कार्य करता था। यह कृषि सुधार से भी संबंधित अधिकारी होता था। यह सूबे के दीवान के अधीन कार्य करता था। कौन? अमल गुजार। वितिक्षी ये एक प्रकार का लिपिक था जो भूमि की पैमाइश, उपज, लगान आदि के कागजात तैयार करता था। किसानों से लगान वसूल होने की रसीद भी यही लिपिक देता था या क्लर्क। वर्तमान क्लर्क के हिसाब से ये वितिक्षी पद तैयार हुआ है, तो ये रसीद भी वही देता था। वितिक्षी अमल गुजार के अधीन अधिकारी था। काजी, इसे काजी ए सरकार भी कहा जाता था। यह फौजदारी एवं दीवानी के उन मामलों में न्याय करता था जिनमें एक या दोनों पक्ष मुसलमान हों। औरंगजेब के काल में वह जजिया एवं जकात नाम के टैक्स भी वसूल करता था। कौन? काजी। इसे काजी सरकार भी कहते थे। खजानदार, इसका प्रमुख कार्य खजाने की सुरक्षा कराना था। यह अमल गुजार के अधीन होता था। कानूनगो, यह परगने एवं गांवों का सीमांकन करता था और दस्तावेजों की देखभाल करता था। यह परगने के पटवारियों का प्रधान होता था। कानूनगो पद वर्तमान में भी चल रहा है। पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल बना दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में। अगला है कारकून। यह परगने का क्लर्क होता था जो हिसाब किताब की लिखा पढ़ी करता था। फौजदार, यह परगने का खजांची था। यह खजानदार भी कहलाता था। यह कोषागार का प्रभारी होता था। खजाने की सुरक्षा इसका प्रमुख उत्तरदायित्व था। परगना प्रशासन, प्रत्येक सरकार में कई परगने होते थे। इसके प्रमुख अधिकारी सिकदार, फौजदार, कानूनगो और कारकून थे। सिकदार यह परगने का मुख्य अधिकारी था तथा इसका प्रमुख कार्य शांति व्यवस्था की स्थापना तथा राजस्व वसूली में आमिल की सहायता करना था। आमिल यह परगने का वित्त अधिकारी था तथा किसानों से भू राजस्व वसूली के लिए जिम्मेवार था। अकबर ने 1 करोड़ दाम 2,50,000 रुपए, 1 रुपए बराबर 40 दाम, ये इसका मानक था, की जमीनों की नाप जोख तथा उपज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन जमीनों को आमिलों को सौंप दिया। इसका उद्देश्य इसके माध्यम से साम्राज्य यानी विशेषकर खालसा की जमीनों की जानकारी प्राप्त करना था। अगला है मुगल काल से संबंधित ग्राम प्रशासन के विषय में तथ्य। मुगलों ने ग्राम प्रशासन में विशेष दखल नहीं दिया। वस्तुतः सल्तनत काल से ही केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके अंतर्गत स्थानीय भूस्वामियों के अधिकारों को सीमित करने के प्रयास होते रहते थे। यह प्रयास मुगल काल में भी जारी रहे, परंतु ये अकबर की कुशलता थी कि उसने स्थानीय भूस्वामियों को अपने लिए काम करने पर राजी कर लिया।
इस प्रकार यह भूस्वामी मुगल सरकार के मातहत बन गए या उसके प्रिय बन गए। इससे जहां एक तरफ मुगलों को विशाल संख्या में शक्तिशाली भूस्वामियों का समर्थन मिला, वहीं भूस्वामियों को सरकार का साथ भी मिला। भूस्वामी मुगलों के लिए भू राजस्व वसूलते थे और दूसरी तरफ मुगलों ने उनके विशेषाधिकार बनाए रखे। उनको भू राजस्व वसूलने के लिए कमीशन भी दिया गया। गांव, मुगल काल में गांव को मावदा अथवा डीह भी कहा जाता था। डीह, मावदा में कई छोटी बस्तियां होती थीं, जिन्हें नागला कहा जाता था। मुगलों ने ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया। शाहजहां ने सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की इकाई स्थापित की थी। किसने? शाहजहां ने चकला नाम की इकाई स्थापित की थी। अगला है ग्राम प्रधान। यह मुकद्दम या चौधरी भी कहलाता था। यह गांव की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेवार था। यह भू राजस्व अधिकारियों की भू राजस्व वसूलने में सहायता करता था तथा बदले में इसे दस्तूरी या कमीशन के रूप में भू राजस्व का 2.5% हिस्सा मिलता था। इसे नानकार कहा जाता था। अगला पद था पटवारी। यह गांव की समस्त भूमि का ब्यौरा रखता था तथा इसे भी दस्तूरी के रूप में 1% हिस्सा मिलता था। यह राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी था। कौन? पटवारी। अगला है मुगल कालीन न्याय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक। मुगल न्याय व्यवस्था मूलतः इस्लामी न्याय व्यवस्था थी, जिसका आधार कुरान, हदीस, इज्मा तथा कयास थे। देश की काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाए गए कानून जवाबित कहलाता था। दीवानी मामलों में हिंदुओं के मुकदमे हिंदू कानूनों तथा मुसलमानों के मुकदमे मुस्लिम कानूनों के आधार पर निपटाए जाते थे, किंतु यदि दीवानी मामलों में एक पक्ष मुसलमान हो तथा दूसरा पक्ष हिंदू हो तो निर्णय मुस्लिम कानून के अनुसार होता था। फौजदारी मामलों में निर्णय मुस्लिम कानूनों के अनुसार ही होता था। गैर धार्मिक मामलों के मुकदमों की सुनवाई मीर ए अदल करता था। मुगल काल में बादशाह न्याय की सर्वोच्च अदालत था। वह खुले दरबार में न्याय करता था तथा उसकी सहायता के लिए प्रधान काजी, मुहतसिब आदि उपस्थित रहते थे। विभिन्न मुगल शासकों ने न्याय के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए थे, जैसे अकबर गुरुवार को, जहांगीर मंगलवार को, शाहजहां बुधवार को और औरंगजेब भी बुधवार को न्याय के लिए बैठता था। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था। मुगल काल में भू राजस्व तथा अन्य प्रकार के टैक्स राजस्व के स्रोत थे। इनमें मुसलमानों से जकात या संपत्ति का 2.5% तथा गैर मुसलमानों से जजिया वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त खुम्स या लूट के माल को, जो एक शासक के द्वारा किसी अन्य राज्य पर हमला करके जो लूटपाट की जाती थी, उससे जो धन मिलता था उसको खुम्स कहा जाता था। लूट के माल को खुम्स कहा जाता है, भी राजस्व का एक स्रोत था। अकबर ने विवाह के रजिस्ट्री की प्रथा चलाई एवं उस पर शुल्क लगाया। भू राजस्व व्यवस्था, इसको खराज कहते थे। भू राजस्व व्यवस्था को खराज कहते थे। भारत में सल्तनत काल से ही भू राजस्व की दरें या फिर रेट काफी ऊंचे थे। मोहम्मद तुगलक के काल तक राज्य द्वारा भू राजस्व की मांग चरम पर पहुंच चुकी थी। अतः आय में वृद्धि हेतु कृषि का विस्तार एवं सुधार आवश्यक था। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार हुए उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि बिचौलिए अपना भार सामान्य किसानों पर न डाल पाएं। साथ ही कृषि के विस्तार एवं सुधार के प्रयास भी राज्य के प्रोत्साहन से चलते रहे। मुगलों ने भू राजस्व का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से किया, सामूहिक नहीं, अर्थात प्रत्येक किसान का भू राजस्व अलग अलग निर्धारित हुआ। भू राजस्व वसूलने में स्थानीय जमींदारों का सहयोग लिया गया। किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया और राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। भू राजस्व निर्धारण की जो पद्धतियां थी, सिस्टम थे, उसके विषय में देखेंगे। पैमाइश, इसे जब्त भी कहते थे। इसके तहत भूमि की माप की जाती थी। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया है। पैमाइश आज भी होती है तथा इसमें जोते बोए गए क्षेत्र के माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारण होता था।
यही मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की मुख्य विधि थी या कानून था। बटाई, इसके तहत फसल की पैदावार को राज्य एवं किसान के बीच बांट लिया जाता था। बटाई 3 प्रकार की होती थी। पहली, भावली, इसके तहत फसल को कटने के बाद फसल के ढेर को बांट लिया जाता था। लांग बटाई, इसके अंतर्गत फसल से भूसा अलग करके अनाज के ढेर को बांट लिया जाता था, तो इसको कहते थे लांग बटाई। खेत बटाई, इसके अंतर्गत खेत को जोतने बोने के लिए बांट लिया जाता था। इसके अतिरिक्त भू राजस्व निर्धारण की कुछ अन्य विधियां भी थीं, जैसे खरवार, ये फसल के बोझ या गट्ठर के आधार पर भू राजस्व निर्धारण का एक तरीका था। ये कश्मीर, मध्य एशिया आदि में प्रचलित था। नस्क, ये पद्धति किस प्रकार भू राजस्व का निर्धारण करती है, इस पर विवाद है। संभवतः इसमें पिछले भू राजस्व के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। अगला है राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन लगान, भूमि कर, भूमि टैक्स। भूमि टैक्स था। बाबर, हुमायूं के समय से संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। शेर शाह ने सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु इस्लाम शाह के उपरांत यह व्यवस्था नष्ट हो गई थी। अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया। अकबर के शासनकाल में सन 1566 ईस्वी तक शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था चलती रही तथा उसकी फसल दर सूची राई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस सूची का उपयोग यानी राई नामक सूची का उपयोग करके भू राजस्व को नकद दर से परिवर्तित कर दिया जाता था। इस नकदी दर को दस्तूर या दस्तूर उल अमल कहा जाता था। एक ही सूची सभी जगह तथा प्रत्येक वर्ष प्रयोग में लाए जाने से किसानों को काफी परेशानी होती थी, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर भूमि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी तथा कृषि उपजों के बाजार मूल्य अलग अलग थे। अतः सन 1567 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती तथा टोडरमल ने स्थानीय कानूनगोओं के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर स्थानीय उत्पादकता तथा मूल्यों के आधार पर भू राजस्व निर्धारण प्रारंभ किया। उसे जमाई हल हासिल कहा गया। प्रारंभ में हर बार पैमाइश की जाती थी तथा बाद के वर्षों में कनकूत या अनुमान के आधार पर भू राजस्व तय किए जाने लगे, परंतु यह व्यवस्था भी फेल हो गई, क्योंकि स्थानीय कानूनगोओं ने सही सूचना नहीं दी। प्रत्येक वर्ष जांच के बाद दरबार से अनुमति मिलने के बाद भू राजस्व तय होने की व्यवस्था अत्यंत विलंबकारी थी। अंततः सन 1579 ईस्वी से भू राजस्व की दहसाला प्रणाली को लागू किया गया। 1579 दहसाला प्रणाली। यहाँ पर हम दहसाला प्रणाली के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। दहसाला प्रणाली में भू राजस्व स्थानीय उत्पादकता तथा कीमतों पर आधारित था। कौन? दहसाला प्रणाली। यह प्रणाली सन 1579 ईस्वी से लागू हुई थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि टोडरमल का नाम इससे प्रमुख रूप से जुड़ा था। यद्यपि शाह मंसूर भी इसे तैयार करने में सहयोगी था तथा इसे शाह मंसूर ने ही लागू किया था। इसके अंतर्गत सन 1574 ईस्वी में स्थानीय कानूनगोओं को, जिन्हें स्थानीय भाषा में किरोड़ी कहा जाता था, 1 करोड़ दाम वाली जमीनों की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने जोते बोए क्षेत्र की पैमाइश की, उत्पादकता का आकलन किया, साथ ही कृषि का विस्तार किया। इसी काल में जमीन की पैमाइश माप लाई गई, जिसमें बांस के टुकड़े लोहे की जंजीरों से जुड़े होते थे। 1586-87 ईस्वी में अकबर ने एक नई माप गज ए इलाही 33.5 इंच का प्रयोग प्रारंभ करवाया। इसने गज ए सिकंदरी, जो कि 32 इंच का होता था, के स्थान लिया। क्षेत्रफल की इकाई बीघा को माना गया। 1576 ईस्वी में हिंदुस्तान लाहौर से इलाहाबाद तक का क्षेत्र को खालसा केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली भूमि में शामिल किया गया, ताकि कृषि की वास्तविक जानकारी मिल सके। इन सभी जानकारियों एवं अनुभवों के आधार पर भू राजस्व दरों की एक नई सूची जारी की गई। यह प्रत्येक परगने में पिछले 10 वर्षों के जोते बोए गए क्षेत्र, उत्पादकता, स्थानीय मूल्यों पर आधारित थी, अतः इसे दहसाला कहा गया।
जमीनों को देय मालगुजारी या भू राजस्व हलकों या क्षेत्रों में बांट दिया गया। मालगुजारी संबंधी ये नियम अथवा परंपराएं संबंधित क्षेत्र के दस्तूर कहे जाते थे। ये 10 वर्षों का बंदोबस्त नहीं था, बल्कि पिछले 10 वर्षों पर आधारित बंदोबस्त था। इस व्यवस्था के लागू होने से बुआई के तुरंत बाद होने वाली पैमाइश होते ही भू राजस्व का अनुमान हो जाता था। किसानों को भू राजस्व अनाज के रूप में देने की छूट थी, परंतु नकदी फसलों जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू इत्यादि को भू राजस्व नगद ही देना होता था। अगला है मुगल सैनिकों तथा घुड़सवारों की श्रेणियों के विषय में। यक्र अस्पा यह घुड़सवार जिनके पास एक घोड़ा होता था उसको यक्र अस्पा कहा जाता था। दु अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे उसे दु अस्पा कहते थे। सीह अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे उसे सीह अस्पा कहा जाता था। बरगीर इन घुड़सवारों को सारा साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था, उसको बरगीर कहा जाता था। सिलेदार इन घुड़सवारों को स्वयं अपना सारा साजो सामान एकत्र करना होता था। इनका वेतन बरगीर से अधिक होता था तथा इन्हें केवल युद्ध के अवसर पर नियुक्त किया जाता था। अगला है सिलेदार इन घुड़सवारों को स्वयं अपना सारा साजो सामान एकत्र करना होता था। इनका वेतन बरगीर से अधिक होता था तथा इन्हें केवल युद्ध के अवसर पर नियुक्त किया जाता था। अगला है अहदी ये उच्च श्रेणी के सैनिक या बादशाह के सैनिक होते थे जो 5 या अधिक घोड़े रखते थे। इनकी नियुक्ति कहीं भी हो सकती थी। ये संदेश वाहक का काम भी करते थे और भरपूर वेतन यानी 500 रुपए तत्कालीन समय में 500 रुपए पाते थे। ये एक प्रकार से बादशाह के सैनिक थे, पर कभी कभी मनसबदार के पास भी नियुक्त होते थे। इनकी हाजिरी एक दीवान के द्वारा ली जाती थी। दाखिली ये वो सिपाही थे जिनकी नियुक्ति एवं वेतन केंद्र या बादशाह द्वारा नियत होते थे, परंतु ये मनसबदार की सेना में भेजे जाते थे। अगला है 12 वर्दी ये वो सैनिक थे जो 12 वर्दी वेतन पाते थे। 12 वर्दी वेतन मनसबदार के नाम से मंजूर होता था ताकि वो दाग, चेहरा आदि प्रक्रिया पूरी होने तक सैनिक को भुगतान कर सकें तथा इसके बाद में घुड़सवार सैनिक के वेतन में से काट लिया जाता था। अहसाम सैनिक ये विभिन्न शस्त्रों या तलवार, भाला, बंदूक, तीर कमान आदि के संचालन में निपुण तलवारबाज, तीरंदाज, बंदूकबाज आदि थे। सेहबंदी सैनिक ये बेरोजगारों में से भर्ती सैनिक थे जो मालगुजारी वसूलने आदि में सहायता करते थे। कनकूत यह प्रणाली अनुमान पर आधारित थी। इसमें जमीन की माप की जाती थी तथा खड़ी फसल को देखकर पैदावार का अंदाजा लगाया जाता था। भू राजस्व निर्धारण के विषय में स्पेशल फैक्ट है। भू राजस्व निर्धारण में भूमि की उत्पादकता तथा कृषि की निरंतरता को भी ध्यान में रखा जाता था। भूमि को निम्न कोटियों में बांटा गया था, जैसे पोलज यह वो जमीन थी जहां हर वर्ष खेती होती थी, तो ये इसको कहा जाता था पोलज। इस पर पूरा भू राजस्व वसूला जाता था। परौती यह वो भूमि जो साल भर से परती पड़ी होती थी, परौती कहलाती थी, यानी जहां साल भर से खेती नहीं हो रही हो, इस पर पूरा भू राजस्व वसूला जाता था। चाचर ये वो जमीन थी जो 3-4 साल से परती पड़ी हो, इस पर खेती करने पर प्रारंभ में कम भू राजस्व वसूला जाता था तथा तीसरे साल से पूरा भू राजस्व वसूलना शुरू होता था। बंजर ये खेती योग्य वो जमीन थी जहां खेती नहीं की जा रही हो, यहाँ 5वें वर्ष से पूरा भू राजस्व वसूलना प्रारंभ होता था, बंजर भूमि कहलाती थी। इस प्रकार मुगलों ने खाली पड़ी जमीनों पर कम भू राजस्व वसूल करके खेती के विस्तार को प्रोत्साहन दिया। भूमि के प्रमुख प्रकार। जागीर वह भूमि जो मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाती थी, जागीर कहलाती थी। यह मनसबदारों को राज्य द्वारा स्वीकृत सभी टैक्स वसूलने की छूट थी, इसी से वह अपने सैनिकों को वेतन देता था। यह हस्तांतरित हो सकती थी यानी ट्रांसफरेबल थी। वतन जागीर किसी मनसबदार के अपने राज्य क्षेत्र में स्थित जागीर, वस्तुतः राजपूत मुगलों की परम सत्ता को मानते हुए अपने राज्य क्षेत्रों के स्वामी थे तथा साथ ही मुगलों की सेवा में भी नियुक्त होते थे। जब उनको वेतन स्वरूप दी गई जागीर उनके अपने राज्य क्षेत्र में स्थित होती थी तो उसे वतन जागीर कहते थे। ये अहस्तांतरणी थी। अलतमगा
अल तमगा जागीर ये उस धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी जिसे विशेष शाही कृपा प्राप्त होती थी। इसको जहांगीर ने प्रारंभ किया था, किसको? अल तमगा जागीर को। वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि एवं धन संपत्ति वक्फ कहलाती थी। वर्तमान में भी है ये। खालसा यह वो भूमि थी जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी, खालसा भूमि कहलाती थी। अब है मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित फैक्ट। मध्यकाल के अन्य राज्यों की तरह मुगल साम्राज्य सैन्य शक्ति पर आधारित था। सैन्य शक्ति के बल पर ही भारत को विजय किया गया था तथा सैन्य शक्ति के आधार पर साम्राज्य टिका हुआ था। अतः मुगल काल में सेना का अत्यधिक महत्व था। मुगलों ने एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना रखी थी जिसमें घुड़सवार, पैदल, तोपें, ऊंट, हाथी शामिल थे। साथ ही इनकी एक नौसेना भी थी। मुगल सैन्य सफलताओं को एक मुख्य कारण उनकी शक्तिशाली सेना तथा सेना को मिलने वाला उच्च श्रेणी का नेतृत्व था। शाही सेना मनसबदारों की सेना तथा सूबेदार एवं अधीनस्थ राजाओं की सेना को सम्मिलित करने पर सेना की संख्या 44 लाख तक पहुंचती है। मुगल सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग घुड़सवार सेना थी। मुगल सेना अत्यंत चलायमान सेना थी तथा मुगल घुड़सवारों की कुशलता इसकी शक्ति का मुख्य आधार थी। अकबर ने अस्त्र शस्त्र के विकास में काफी रुचि दिखाई। इसके काल में ऐसी तोपों का आविष्कार हुआ जिसके पुर्जों को अलग करके ढोया जा सकता था तथा जरूरत पड़ने पर सभी पुर्जों को जोड़ा जा सकता था। इसके अतिरिक्त 17 तोपों को एक साथ दागने की टेक्निक का आविष्कार अकबर के काल में हुआ। तोपखाना मुगल तोपखाने का विकास बाबर के काल में उस्ताद अली तथा मुस्तफा द्वारा किया गया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध तथा खानवा के युद्ध अर्राबा पहिएदार गाड़ी पर रखकर तोपों का प्रयोग किया जो बहुत कारगर साबित हुई। भारी तोपें किले पर लगाई जाती थीं अथवा घेरेबंदी के लिए प्रयुक्त होती थीं। ऐसी तोपें बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होती थीं। इसके अलावा हल्की तोपें भी थीं। मनुष्य की पीठ पर ढोई जा सकने वाली तोप परनाल कहलाती थी। जिसे हाथी की पीठ पर ढोया जा सके वो गजनाल तथा ऊंट की पीठ पर ढोई जा सकने वाली तोपों को सुतरनाल कहते थे। ये घुमावदार तोपें थीं। आविष्कार हुआ, इससे आगे हम देखेंगे। हाथ बंदूक में सुधार हुआ अकबर के काल में तथा बंदूक की नाल की सफाई मशीन द्वारा करने की युक्ति टेक्निक खोजी गई। इसी के काल में चकमक पत्थर के प्रयोग से चलने वाली फ्लिंट लॉक बंदूकों का विकास हुआ, परंतु उनका प्रचलन 18वीं शताब्दी में बढ़ा। फ्लिंट लॉक बंदूकों तथा सुतुरनाल तोपों का प्रयोग कर अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध जो 1761 ईस्वी में मराठा सेना में के साथ लड़ा गया तबाही मचा दी थी। मुगलों की जल सेना का प्रारंभ अकबर द्वारा हुआ। इसमें नावों का एक बेड़ा था जिसे नावड़ा कहा जाता था तथा ये मीर बहर नामक अधिकारी के अधीन था। कालांतर में औरंगजेब के काल में मुगलों ने जंजीरा के सीदियों तथा मालाबार के मोपलों की सहायता से एक अच्छी नौसेना का विकास किया। इसमें शाइस्ता खां तथा मीर जुमला का महत्वपूर्ण योगदान था। मनसबदारी व्यवस्था देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था सरकारी सोपान व्यवस्था से संबद्ध थी। सभी मुगल अधिकारी चाहे वो सैन्य सेवा से संबद्ध हों या प्रशासन से या दरबार से या अन्य किसी वर्ग से एक ही सोपान के क्रम में संयोजित कर दिए गए थे। मनसबदारी इसी सोपान व्यवस्था से संबद्ध थी। पूरा मनसबदारी तंत्र एक ही सेवा संवर्ग था। मनसब से ही निर्धारित होता था कि किसका ओहदा ऊंचा है और किसका ओहदा नीचा है। मनसब से ही निर्धारित होता था कि किसी अधिकारी का सरकारी सोपान व्यवस्था में कौन सी अथवा क्या स्थिति है, स्टेटस है, लेवल है, स्थान है, उसका वेतन क्या है तथा उसे राज्य की सेवा के लिए कितने ताबीनान यानी सशस्त्र परिचर रखने होंगे। मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईस्वी से अकबर द्वारा लागू की गई। इसके तहत सरदारों को 10, 100 और से लेकर 5000 तक के मनसब दिए जाते थे। 10, 100 और 5000 तक के मनसब दिए जाते थे। ये यहाँ पर अलग अलग पढ़ना है। जो 10, 50 तथा 100 के गुणनफल के रूप में होते थे। इस प्रकार कुल 66 कोटियां मानी गई थीं। ये एक पवित्र संख्या थी, परंतु वास्तव में ये कोटियां कम या अधिक हो सकती थीं।
किंतु अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का ही वर्णन किया है। 5000 से अधिक का मनसब शाही परिवार के सदस्यों को ही मिलता था। यद्यपि अजीज कोका तथा मान सिंह को 7000 के मनसब दिए गए थे। मनसब का इस प्रकार संख्यागत वर्गीकरण दशमलव पद्धति पर आधारित तथा इसे मंगोलों से जोड़ा जाता है। मनसबदारों को वेतन प्रायः जागीर के रूप में दिया जाता था तथा ऐसी स्थिति में जागीर से राज्य को जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो सब वसूलने का अधिकार मनसब को होता था। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा सीह अस्पा दर्जे को लागू किया। ऐसा करके जात को बढ़ाए बिना ही सवारों की संख्या में वृद्धि संभव की गई। इसका अर्थ यह था कि इस दर्जे के धारक को अपने पास साधारण दर्जे के धारक की तुलना में 2 गुना सवार रखने होंगे। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि दू अस्पा एवं सीह अस्पा दर्जे अलग अलग थे तथा दू अस्पा दर्जे वाला साधारण दर्जे वाले से 2 गुना तथा सीह अस्पा दर्जे वाला साधारण दर्जे वाले से 3 गुना अधिक सवार रखेगा। मनसबदार के वेतन भी बढ़ी हुई संख्या के अनुसार ही निर्धारित होते थे। सर्वप्रथम दू अस्पा सीह अस्पा पद महावत खां को दिया गया। एक सवार कितने घोड़े रखेगा इस बारे में 10 बिस्ती व्यवस्था लागू होती थी, यानी 10 घुड़सवारों के बीच 20 घोड़े 3 × 3 + 2 × 4 + 1 × 3 = 20। ये इसका मानक रखा गया था। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंतर्गत मनसबदारों के वेतन जागीर से होने वाली निर्धारित आय जमा के स्थान पर जागीर से होने वाली वास्तविक आय हासिल के अनुसार 12 के मापदंडों पर निर्धारित किए गए। वस्तुतः भू राजस्व वसूली एक कठिन कार्य था, क्योंकि स्थानीय तत्व जैसे जमींदार किसान आदि भू राजस्व वसूलने वालों से सहयोग नहीं करते थे। अतः निर्धारित मात्रा में भू राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। जिस क्षेत्र पर राज्य की पकड़ जितनी कमजोर होती थी उस क्षेत्र से भू राजस्व वसूली उतनी ही मुश्किल हो जाती थी। इस प्रकार 10 माह में लिया जाने वाला 10 मासी यानी जमा का 10/12, 8 मासी जमा का 8/12 या 6 मासी जमा का 6/12 जागीरें हो सकती थीं। शाहजहां ने 6 माह जमा की 50% वसूली संभव तथा सीमाहा जमा की 25% वसूली संभव नामक जागीरें प्रचलित की या इनकी परंपरा चलाई। इसी कारण पादशाहनामा में उल्लेख किया गया है कि जिन मनसबदारों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर जागीर मिली थी वह अपने मनसब के जात की संख्या का आधा भाग, जिनको अपनी नियुक्ति के स्थान से बाहर के सूबों में जागीर मिली थी वह अपने मनसब के जात की संख्या का 1/4 भाग, और जिनको भारत से बाहर यानी अफगानिस्तान भेजा गया था वह अपने मनसब के जात की संख्या का 1/5 भाग सैनिक के रूप में अपने पास रखेंगे। औरंगजेब काल में मशरूत व्यवस्था लाई गई, यानी सवार संख्या में अतिरिक्त वृद्धि करना। ऐसा मनसबदार को किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान हेतु नियुक्त करते समय होता था। औरंगजेब काल में मनसबदारों की संख्या काफी बढ़ गई तथा वेतन देने के लिए उपयुक्त जागीरों की संख्या कम पड़ गई। इसे बेरोजगारी की स्थिति कहा गया तथा इस स्थिति को जागीरदारों का संकट के नाम से जाना गया। इससे सरदारों में काफी रोष फैल गया। इतिहासकारों के एक वर्ग के अनुसार यह स्थिति मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। मनसबदारों का वर्गीकरण के विषय में समझेंगे। 1595 से 1596 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार की द्वैध व्यवस्था लागू की गई। क्योंकि सरदार अपेक्षित संख्या में घुड़सवार सैनिक नहीं रखते थे, अतः जात एवं सवार की द्वैध शासन व्यवस्था द्वारा ज्यादा सवार रखने वाले मनसबदारों को पुरस्कृत किया गया। इसके अंतर्गत जात मनसबदार के दर्जे तथा वेतन का सूचक था। जात से ही भारवाही पशुओं की अपेक्षित संख्या भी निर्धारित होती थी तथा सवार वह संख्या थी जितने घुड़सवार रखने मनसबदार से अपेक्षित थे। इस आधार पर मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या जात के बराबर थी, और दूसरी श्रेणी में वो मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या जात के आधे से अधिक थी परंतु जात संख्या से कम थी। तृतीय श्रेणी में वो मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या जात के आधे से कम थी।
उदाहरण के लिए जात सवार 5-5 हजार वाला प्रथम श्रेणी और 5,000 से 3,000 वाला द्वितीय श्रेणी तथा 5,000 2,000 वाला तृतीय श्रेणी का मनसबदार होगा। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को सबसे अधिक तथा तृतीय श्रेणी के मनसबदार को सबसे कम वेतन मिलता था। दाग प्रथा के विषय में देखेंगे। घोड़ों एवं सवारों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए अकबर ने 1574 ईस्वी में दाग प्रथा, घोड़ों को दागना तथा तसहीहा प्रथा यानी सैनिक का हुलिया रखना प्रारंभ की। इसमें हम यहाँ बताना चाहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी सर्वप्रथम व्यवस्था की थी कि सैनिकों को के हुलिया रखने से संबंधित और घोड़ों को दागने से संबंधित ये प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। उसी पर अमल किया किसने? अकबर ने। कब? सन 1574 ईस्वी में दाग प्रथा और तसहीहा प्रथा यानी सैनिकों का हुलिया रखना प्रारंभ किया। अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप देते हुए घोड़ों को 2 दाग लगाने की परंपरा प्रारंभ की। 2 भागों में एक शाही दाग होता था तथा दूसरा मनसबदार का दाग होता था। घोड़ों और हाथियों को दागने हेतु अकबर ने दाग ए मुहाली नामक अलग विभाग भी बनाया था। मुगलों की उत्तर पश्चिम नीति के विषय में समझेंगे। मुगल मध्य एशिया से आए थे तथा भारत में स्थापित हो गए थे। मुगलों ने अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा हेतु साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कंट्रोल या नियंत्रण बनाए रखने की नीति अपनाई। साथ ही उन्होंने अपने मध्य एशियाई क्षेत्रों में भी कुछ दिलचस्पी दिखाई। बाबर ने कई बार समरकंद को जीतने का प्रयास किया तथा उज्बेकों द्वारा समरकंद एवं फरगना से निकाल दिए जाने के बाद वह भारत की ओर बढ़ा था। यद्यपि मुगलों ने कई बार अपने पुरखों की जमीन पर कब्जा करने के इरादे की घोषणाएं की, परंतु उनकी विदेश नीति तत्वतः भारत केंद्रित थी तथा उनका प्रमुख लक्ष्य भारत की सुरक्षा थी। इसके लिए कंधार एवं काबुल पर अधिकार बनाए रखना सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अकबर के काल में मुगल अत्यधिक शक्तिशाली हो गए तथा मध्य एशिया के समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता से युक्त हो गए थे। अब्दुल्ला खां उज्बेक ने 1577 ईस्वी में अकबर के पास दूत मंडल भेजकर उसे ईरान पर आक्रमण करने का प्रस्ताव दिया, परंतु अकबर की नीति थी ईरान को मजबूत करना ताकि उज्बेकों पर लगाम लगी रहे। दूसरी तरफ वे उज्बेकों से तब तक नहीं उलझना चाहता था जब तक वो काबुल या भारत के लिए कोई खतरा उपस्थित न करें। अकबर ने मध्य एशियाई मामलों में दिलचस्पी दिखाते हुए तैमूरी शासक मिर्जा सुलेमान को शरण दी। बदले में अब्दुल्ला उज्बेक खान ने उत्तर पश्चिम में विद्रोह भड़का दिया, जिसका दमन करने के प्रयास में बीरबल मारे गए। 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद मुगलों ने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल की सुरक्षा के लिए कंधार सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यद्यपि बाबर ने 1522 ईस्वी में कंधार पर अधिकार कर लिया, परंतु कंधार मुगलों के हाथ से निकलकर ईरान के कब्जे में चला गया। 1595 ईस्वी में अकबर ने कंधार जीतकर भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर दिया। जहांगीर काल में 1622 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह के चलते मुगल कंधार पर ईरानी आक्रमण का सफल प्रतिरोध नहीं कर सके तथा कंधार पर ईरानी अधिकार हो गया। शाहजहां के शासन काल में 1638 ईस्वी में कंधार के ईरानी अधिकारी अली मर्दान खां ने पाला बदलकर मुगलों को कंधार का किला सौंप दिया। 1642 ईस्वी में ईरान के शासक शाह सफी ने कंधार की ओर अभियान किया, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि मुगलों के संबंध में ईरानियों से सदैव मधुर ही संबंध बने रहे, परंतु कंधार के सामरिक महत्व के कारण दोनों ही पक्ष इसे अपने अधिकार में रखना चाहते थे। दूसरी तरफ शियापंथी ईरानियों के विरुद्ध सुन्नी शक्तियों मुगल, उस्मानली तथा उज्बेक का गठबंधन बनाने के प्रस्ताव कई उज्बेकों की तरफ से आए, परंतु इन पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई। शाहजहां ने 1642 ईस्वी में बल्ख के लिए मुगल सैन्य दल भेजे। बल्ख एवं बदख्शा के उज्बेक शासक नजर मोहम्मद ने पहले काबुल पर अधिकार करने की असफल कोशिश की थी, परंतु 1645 ईस्वी में उसने अपने विद्रोही पुत्र के विरुद्ध शाहजहां से सहायता मांगी। शाहजहां ने शहजादा मुराद के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज भेजी। उतावलेपन में मुराद ने बल्ख पर अधिकार तो कर लिया, जिससे नजर मोहम्मद को लगा कि मुगलों ने उसके खिलाफ अभियान किया है, अतः वो भाग गया, परंतु जनता मुगलों के खिलाफ हो गई। कई उज्बेक कबीले मुगलों के खिलाफ हो गए। शहजादा ने
मुराद को वापस बुला लिया तथा उसके स्थान पर शहजादा औरंगजेब को भेजा गया। उसने विरोधियों का दमन करके उज्बेक सेनाओं, अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली जो सेना थी, उज्बेक सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। यदि शाहजहां चाहता तो समरकंद और बुखारा पर अधिकार कर सकता था, परंतु स्थानीय लोगों के विरोधी दृष्टिकोण, सर्वत्र फैले शत्रुओं तथा एक अनजान स्थान होने के कारण सेना वहां रहने के लिए इच्छुक नहीं थी। अंततः 1647 ईस्वी में मुगल बल्ख से वापस लौट पड़े। इस अभियान से मुगलों की प्रतिष्ठा को आघात लगा तथा 1649 ईस्वी में ईरान ने कंधार को जीत लिया। इसको वापस पाने के कई असफल प्रयास किए गए और 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने ईरान से पुनः कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। उत्तर पश्चिम सीमा इसके बाद प्रायः सुरक्षित ही रही तथा बड़ा खतरा 18वीं सदी में नादिर शाह के आविर्भाव के बाद ही उभरा। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आपके समझ आए, जो कि मुगल काल में सरकार एवं प्रशासन से संबंधित है। जिसमें पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ऑप्शन डी, सरकार के नाम से जाना जाता था। किसको? जिले को। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी इज राइट, सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं का एकाकी प्रदान की, या जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, या सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, या जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कूट के माध्यम से देना होगा। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा बिंदु यहाँ पर सही है, केवल चौथा बिंदु यहाँ पर प्रश्नानुसार गलत दिया गया है। इसमें पहला दूसरा तीसरा विकल्प मिलेगा आपको ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए से संबंधित। सूची फर्स्ट में फौजदार, अमलगुजार, वितिक्ची और खजानदार ये पदाधिकारी दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके पदों के नाम दिए गए हैं। इनका मिलान करना है, तो ये प्रश्न संख्या 3 है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 1 2। फौजदार कानून व्यवस्था से संबंधित, अमलगुजार भू राजस्व निर्धारण से संबंधित और वितिक्ची ये लिपिक होता था और खजानदार इसको कोषाध्यक्ष कहते थे। 4 3 2 1, तो इसमें विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। सी विकल्प के नीचे जो बिंदु इसमें 2 रख लीजिएगा, लिप की त्रुटि हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन डी 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसमें 33 वर्ग थे, इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, इनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। इसमें सत्य कथन नहीं है, वो वाला विकल्प बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। तो ये यहाँ पर कथन गलत दिया गया है, जो कि सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? सयूरगाल सैन्य अधिकारियों को मिलने वाली भूमि थी। सयूरगाल पाने वाले को भू राजस्व की अदायगी से छूट मिलती थी। सयूरगाल की देखभाल सद्र करता था। सयूरगाल स्थानांतरित या स्थानांतरित होने वाली भूमि थी। सयूरगाल ट्रांसफरेबल भूमि थी। इसमें कौन सा कथन सही है, ये कूट के माध्यम से बताना है। प्रश्न संख्या 5, इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा व तीसरा बिंदु इसका सही हो जाएगा कि सयूरगाल पाने वाले को भू राजस्व की अदायगी से छूट मिलती थी। और तीसरा बिंदु है, सयूरगाल की देखभाल सद्र करता था, सद्र नामक अधिकारी करता था सयूरगाल की देखभाल। तो ये 2 कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, बिंदु नंबर 2 व 3। तो ये हो जाएगा विकल्प सी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू पर निषेध लगाया था, अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जिसने तंबाकू पर निषेध लगाया था, ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था लूट,
राजगत संपत्ति, भू राजस्व या फिर कर। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व। मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, इनकम का प्रमुख सोर्स था भू राजस्व। 7 का ऑप्शन सी, भू राजस्व। सुमेलित कीजिए। दीवान, मीर बख्शी, सद्र और मीर समा, इधर अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, पद दिए गए हैं और इधर उनके विभाग दिए गए हैं। इनका मिलान कूट के माध्यम से करना है। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 4, 3, 1, 2। दीवान ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और सद्र नामक अधिकारी धार्मिक विभाग का, और मीर सामा ये कारखाना का प्रमुख होता था। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? दहसाला पद्धति के विकास में मुख्य भूमिका मान सिंह की थी। कनकूट के तहत बिना भूसा अलग किए अनाज को बांटा जाता था, या फिर भावली बंटाई का एक रूप है। और अगला है बिंदु, खरवार पद्धति मध्य एशिया में प्रचलित थी। तो इसका उत्तर कूट के माध्यम से बताना है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। ये कथन यहाँ पर सही दिया गया है कि भावली बटाई का एक रूप है और खरवार पद्धति मध्य एशिया में प्रचलित एक पद्धति है। ये दोनों कथन यहाँ पर तीसरा व चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, और ये आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए लागू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य हो या साफ सुथरा प्रशासन हो। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, साफ सुथरा प्रशासन हो। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी हैं, इनसे प्रश्नों का उपरोक्त प्रश्नों का आप मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।